नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ रीवा जिले में छिया थाने में पदस्थ महिला टीआई भुवनेश्वरी चौहान मैम से। मैम ये बताइए कि आपका सिलेक्शन कब हुआ था और आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? जी, मैं एक्चुअली 2005 में वैकेंसी आई थी, तो ऐसे 2007 बैच के हम माने जाते हैं। 2007 में ट्रेनिंग किया है। और चैलेंजेस ऐसा था कि मेरा जो है वो है बैकग्राउंड था, मैं ग्रामीण क्षेत्र से थी। तो मेरा गांव था बालाघाट जिले में, एक गांव है हम लोग का जाम करके, वहाँ पे 10th तक बस स्कूल थे। तो 10th तक की पढ़ाई गांव में की, फिर 11 12 फिर ब्लॉक स्तर पे किया। 8-10 किलोमीटर पड़ता था वहाँ पे। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए फिर जिला स्तर पे किया, तो वो भी 36 से 40 किलोमीटर हम लोग को अप डाउन करना पड़ता था। चूँकि उस समय, आज के 18-19 साल पहले, गाँव में इतनी जागरूकता नहीं थी कि लड़कियों को पढ़ाएँ या फिर जॉब को लेकर के या करियर को लेकर के इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट मैं लकी रही कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, स्पेशली मेरे फादर अभी जो इस दुनिया में नहीं हैं। पर मतलब मेरे पापा ने बहुत मतलब मेरा सहयोग किया, मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि तुम स्ट्रगल करो और आगे बढ़ सकती हो, कर सकती हो। उन्होंने हमेशा ही समझाया, और वो मानते थे कि लड़कियों को भी मतलब फाइनेंशियली, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, हर तरह से सक्षम होना चाहिए। तो मेरे माता-पिता की और मेरे गाँव के लोगों की ही प्रेरणा थी कि मैं फिर सारे स्ट्रगल्स को पार करते हुए कर पाई। मैम आप सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं 10वीं तक, उसके बाद 11वीं 12वीं जब करना था तकरीबन 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता था साइकिल से। तो इस दौरान कैसे मतलब चुनौतियाँ आती रही होंगी, कभी जा पाती थी या क्या होता था उस समय? वही कह रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रगल रहता था, फिज़िकली भी मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब समय बारिश हो रही है, कभी ठंड है, कभी बारिश है, सुबह-सुबह कई बार निकलना होता था। तो ये सारे स्ट्रगल्स फेस करना पड़ा, क्योंकि एक जुनून था उस समय कि कुछ करना है, कुछ करना ही है, तो सारे स्ट्रगल मैम जब पार आप हो गए। कॉलेज की तकरीबन 36 किलोमीटर था, रोज अप डाउन करती थी, तो फिर जी। कैसे मैनेज करती थी घर भी मेरे गाँव कॉलेज? से बस चलती थी उस समय, तो जी। हम सुबह 8 साढ़े 8 बजे बस से निकलते थे और फिर देर रात तक 9-10 बजे तक घर आते थे। तो बस से अप डाउन करती थी मैं। मतलब काफ़ी संघर्ष में रहा स्कूली और कॉलेज जीवन। जी, अब ऐसा देखा जाए, पलट के पीछे देखती हूँ तो लगता है कि हाँ, संघर्ष था। अच्छा मैम, ये जब आपका चयन हुआ था तो इसके लिए आपने कुछ खास तैयारी की थी कि फॉर्म भरा था, हो गया था, कैसे हुआ था वो? एक्चुअली उस समय 2003 में मेरा जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं बीएड कर रही थी 4-5 में। बीएड करते-करते ही बालाघाट में उस समय भी माहौल शुरू हो गया था कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो कुछ सीनियर्स थे जिनसे पता चला कि पीएससी या एसआई, इस तरह की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी होती है। तो मैंने उस समय कोचिंग्स भी ली थी, 2-3 महीने की कोचिंग ली थी, और कुछ बुक्स जो साथ वाले थे और कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने सजेस्ट किया था। तो इस तरह से स्पेसिफिक नहीं किया था, पर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की समग्र तैयारी हम लोग कर रहे थे। उसमें पीएससी भी शामिल था और सब इंस्पेक्टर्स के भी था। फिर फॉर्म निकला तो सब इंस्पेक्टर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैम इसी दरमियान आपका संविदा वर्ग 2 और पटवारी में भी चयन हुआ था, उसके बारे में बताइए कैसे जी, क्या? जी। एक्चुअली ये ऐसा रहा कि एक साथ मेरा तीनों में चयन हुआ था, पटवारी में भी हुआ था। तो वहाँ मैंने जॉइन किया था और उसके बाद सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आ गया 6 दिन बाद ही। तो फिर मैंने वो, और संविदा तो जॉइन नहीं किया था, बट मैं सेलेक्ट हो गई थी उसमें भी। तो फाइनली फिर मैंने सब इंस्पेक्टर का ही जॉइन किया। मैम पटवारी के लिए और संविदा वर्ग के लिए भी कुछ खास तैयारी की, वही बस कोचिंग से? ये सारी एक साथ ही कंप्लीट तैयारी हो रही थी हमारी। अच्छा मैम, ये आप आज निरीक्षक हैं, तो आपको कभी ऐसा माहौल होता है कि पटवारी में भी जा सकते थे, संविदा वर्ग 2 में भी जा सकते थे, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि वर्दी का क्रेज़ तो था। मैं वही 11-12 क्लास में थी, तब एक मैडम थी, एक्चुअली उन्हीं से मैं मोटिवेट हुई थी। सब इंस्पेक्टर हमारी थाना प्रभारी थी, उनसे मैं मिली भी थी उस समय, मंजुला मिश्रा मैडम। मैं आज भी कहती हूँ, मैडम आपसे मोटिवेशन मिला था, इसलिए शायद मैं सब इंस्पेक्टर बन गई। तो वर्दी का लगाव तो था, वर्दी से जुनून था। ये बात तो मैं जानती थी कि ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको जो एक्चुअल जो कुछ किसी के लिए कुछ करने की जो इच्छा है, या एक आत्मसंतुष्टि की जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मैं खुश हूँ अपने इसमें। मैम पुलिस की जॉब 24 आवर की मानी जाती है, तो फैमिली और पुलिस की जॉब कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, ये एक हम लोग के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। जैसे 2007 से लेकर 2011 तक तो मैं सिंगल थी, तो मुझे उतना
प्रॉब्लम्स नहीं गई, लेकिन एक असली परीक्षा जब होती, जब आप गृहस्थ जीवन अपना मैरिज के बाद बच्चे, फैमिली और फिर आपको जॉब भी देखनी होती है, तो मैनेज हो जाता है, करना पड़ता है। कभी कभी लगता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ हूँ, मेरी बेटी 8 साल की है, वो मुझसे दूर है, एक बेटी 11 साल की है बड़ी, तो लगता है कि उनको जब ज़रूरत होती है तब मैं कभी अवेलेबल होती हूँ, कभी नहीं हो पाती हूँ। जब नहीं हो पाती हूँ तो थोड़ा सा गिल्ट आता है मन में कि एज ए मदर मैं उनको उस समय अवेलेबल नहीं रह पाती उनके लिए। हाँ, लेकिन फिर भी जब पास में होती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताऊँ, उनकी पसंद की चीज़ें बना के खिलाऊँ। अगर वो स्कूल जा रही हैं तो उनके डाइट का, उनकी चीज़ों का, उनके सारा ध्यान रखूँ कि क्या हो रहा है करके। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है। अच्छा मैम, फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है, जैसे कि आप जो है जॉब में हैं और फैमिली को क्या रहता है सपोर्ट? मोस्टली जैसे मैरिज से पहले मेरे मम्मी का सपोर्ट रहता था। मेरी मम्मी काफ़ी दिनों तक बच्चों के साथ भी रही, और मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। हस्बैंड का मुझे मानसिक रूप से बहुत सपोर्ट रहता है, क्योंकि हम लोग की ऐसी जॉब रहती है कि कई बार हम कई कई दिनों तक सोते नहीं हैं, कई कई चीज़ों में, कई केसेस में लगे रहते हैं, तो लगे रहते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं कहीं से। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। जब भी मैं जैसे मैं नाइट कर रही हूँ, तो जनरली ये सप्ताह में 2 दिन 3 दिन पूरी पूरी रात आपको जगना पड़ता है, नाइट गश्त में रहना पड़ता है, तो उस समय वो बच्चों को देख लेते हैं। तो चूँकि उनका प्राइवेट सेक्टर में है, तो वो अपना जॉब भी मेरे चक्कर में थोड़ा सा वो भी मैनेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ उनका काफ़ी सपोर्ट है मुझे। मैम, महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब को आप किस प्रकार से देखती हैं? महिलाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, चूँकि पुलिस की जॉब ऐसा है कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाते हो, और ख़ासकर आप अपनी ही बिरादरी जो आज ये देख, मतलब ठीक है महिलाएं आगे बढ़ गई है, आत्मनिर्भर हो रही हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन पीरियड है। अभी भी गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं देखिएगा आप, महिलाएं अभी भी कहीं ना कहीं वो वंचित हैं चीज़ों से। तो पुलिस की जॉब ऐसी जॉब है महिलाओं के लिए कि आप समझ सकती हो, आप उनका दर्द समझ सकती हो, तो उन्हें न्याय दिला सकते हैं। मैम, आपके पिता किसान थे, जब आप पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रहे थे, उस समय आर्थिक दिक्कतें भी आती रही हों, तो कैसे मैनेज करते थे क्या? मेरे पापा खेती करते थे, मैं पहले ही कहा था मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, और मेरे पिताजी खेती करते थे। हम लोग 3 भाई बहन थे, 2 भैया मेरे से बड़े और मैं घर में छोटी थी। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं आई, पिताजी ने ऐसे मैनेज किया कि कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ मुझे कोई कमी महसूस हो रही है इस तरह से। मैम, अब तक का आपका अनुभव क्या रहा पुलिस की जॉब में? क्या दिक्कतें आई? अब अधिकारियों का क्या रोल रहता है? पुलिस की जॉब को एक तरह से तो मैंने एंजॉय ही किया है, मुझे अच्छा लगा है। अब तक का 17 साल मुझे हो चुके हैं। अभी तक अलग अलग 6 जिलों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो कुछ चैलेंजिंग है, ये बात सही है, 24 आवर्स ड्यूटी के रहते हैं, फिर अनिश्चितता इतनी है कि आपको पता नहीं होता है कि आपके अगले मिनट में क्या होने वाला है। तो इतनी अनिश्चितता के दौर में हम काम करते हैं, और फिर चैलेंजिंग रहता है, हर चीज़ चैलेंजिंग रहता है। एक तरफ आपको एक बहुत ही इनोसेंट व्यक्ति को आपको डील करना है, फरियादी को डील करना है, वहीं एट ए टाइम आपको फिर एक क्रूर या फिर एक क्रिमिनल माइंड व्यक्ति को भी डील करना है। तो आपका माइंड सेट अगर बैलेंस नहीं होगा तो आप दिक्कतें जाती हैं। अधिकारियों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला पूरे 17 साल की नौकरी में। मैं बहुत खुश नसीब मानूंगी कि मेरे को मेरे वरिष्ठ अधिकारी और मेरा स्टाफ दोनों से ही मुझे पारिवारिक माहौल मिला और बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए मैं आज आज तक बहुत अच्छे से कर पाई हूँ। मैम, आपको करीबन 17 साल हो गए हैं इस पुलिस की जॉब में। ये जो एएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे तैयारी करें, किस तरह का अध्ययन करें? जी, मैं जो भी सब इंस्पेक्टर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो मन लगाकर पढ़ाई करें। अभी मटेरियल तो बहुत सारा अवेलेबल होता है, आप जी न ग्रामीण क्षेत्र में भी मोबाइल इंटरनेट पहुँच चुका है, तो उस पर भी काफ़ी सारा मटेरियल है आपको, जो भी सिलेबस के मुताबिक आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करें, और ग्रेजुएशन के समय से ही, इनफैक्ट मैं कहूँगी 12th के बाद से ही आप अपना स्टार्ट कर दें। और अगर कोचिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं भी लें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास में पर्याप्त मटेरियल है आज की डेट में। अच्छा मैम, आपने अपने आसपास ही देखा हो, कई साल से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, तो कई बार लोगों का नहीं हो पाता, तो ऐसे में लोग हताश निराश भी होते हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में आप क्या काम कर रहे हो ये
अच्छी बात है कि आपको आपकी चॉइस की चीज़ मिल गई, नहीं मिली तो 50 काम है करने के लिए। क्योंकि मैं भी पुलिस में आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं पुलिस में ही आऊँगी। एट ए टाइम मुझे 3 सिलेक्शन भी मिले थे। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो हताशा और निराशा की तो कोई रखना ही नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। कोई भी काम आप कर सकते हैं और आपका कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप कहीं भी रह के सेवा कर सकते हैं और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपका हायर लेवल है लाइफ का कि आप ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। देखिए नौकरी और ये सब चीज़ें तो एक माध्यम है, लेकिन आप ज़िंदगी में वास्तव में क्या करना चाहते हैं, डिपेंड उस पे करता है। तो हताशा की तो बात ही नहीं आती है कि अगर आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैम आज के समय में जो बच्चे आ रहे हैं SIAR आरक्षक बनकर, तो उनमें आप सबसे अच्छी बात क्या देखती हैं और सबसे नकारात्मक बात क्या देखती हैं? अभी के जैसे नए लोग आ रहे हैं उनमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं और टेक्निकल नॉलेज में भी काफ़ी आगे हैं और स्मार्ट हैं, अच्छे बच्चे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। बस थोड़ा सा जो है कि भटकाव जो है वो ना रहे तो ये लोग बहुत बढ़िया है, क्योंकि समय के हिसाब से बढ़िया है। धन्यवाद। मैम ऐसा भी देखने में आया है कि पेरेंट्स का बच्चों पर काफ़ी प्रेशर रहता है, या फिर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं और वो आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं, तो ऐसे मामलों में आप क्या कहना चाहिए? ऐसे मामलों में मैं यही कहना चाहूँगी कि माता-पिता अपने बच्चों का मन समझे पहले, कि देखिए जो भी दुनिया में आया है, इस संसार में आया है, तो कुछ ना कुछ एक यूनिक क्वालिटी हर बच्चे में है। आप उस क्वालिटी को तराशिए, देखिए और उस हिसाब से बच्चे के मन समझिए पहले कि बच्चे का मन क्या है। उस हिसाब से उसको करियर के लिए फिर प्रॉपर काउंसलिंग के बाद में करियर की वो कौन-सी दिशा में जाना चाहता है, वहाँ पे देखिए। पता चला उसका इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप उस पे प्रेशर डाले जा रहे हो, क्यों इतनी देखा-देखी? एक्चुअली अभी इस तरह का ट्रेंड है कि पड़ोसी का बच्चा भी वो जेईई कर रहा है या MBA कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो मेरा बच्चा भी वो करे। क्यों भाई? हर दुनिया में क्यों तुलना क्यों करना? सबसे पहले तो बच्चों को कंपेयर करना बंद करिए। हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी है, अपना एक वो है। मार्क्स या नंबर ही ज़िंदगी में निर्धारित नहीं करते हैं कि वो बच्चा क्या करेगा। तो माँ बाप इस तरह का प्रेशर ना डालें बच्चों पर और उनका एक साइकोलॉजिकली एनालिसिस करें और शुरू से ही करें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बच्चा जब कॉलेज में पहुंचा और फिर आप बोल दो कि ऐसा है वैसा है, नहीं। आप जब वो उसकी 7-8 साल की उम्र रहती है, क्योंकि एक किसी का भी देखिए बेसिक नेचर जो इंसान का स्टार्ट होता है वो 8 साल की उम्र तक एक साइकोलॉजिकली उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो उसी समय से आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको बच्चों की परवरिश भी एक तरह से लगातार होने वाली प्रक्रिया है, एक दिन का नहीं है ये। तो आप उस समय से ही ध्यान दीजिए और मनोवैज्ञानिक तरीके से देखिए, अपने बच्चे के मन को टटोलिए कि वो क्या चाहता है। आप उसके साथी बनिए, आप उस पर दबाव और प्रेशर नहीं डालें। तो देखिएगा इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी। धन्यवाद।